आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान ने सिर्फ अफगानों के लिए आतंकी परेशानी खड़ी नहीं कर रखी है, इधर भारत में भी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का असर दिख रहा है। अभी एक हफ्ते पहले आपको याद होगा, कांग्रेस के सलाहकार नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार, उन्होंने कह दिया था कि कश्मीर तो अलग देश है, भारत ने तो कब्जा कर रखा है, अवैध कब्जा। मतलब सोचिए, कश्मीर को अलग देश बताने वाले नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मलविंदर सिंह माली की आवाज छुट्टी कर दी गई सलाहकार पद से। इन माली जी को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने ही सलाहकार बनाया था। रिज्यूमे तो देखा होगा, सोच भी पता होगी। और कैप्टन अमरिंदर सिंह के विरोध के बाद माली जी की छुट्टी अब कर दी गई है सलाहकार के पद से। अब सिद्धू जी कह रहे हैं कि वो ईंट से ईंट बजा देंगे। किसकी ईंट से ईंट बजाएंगे, सवाल ये है। निर्णय नहीं लेने दोगे तो फिर मैं इट ना इट भी फेंकूं। नवजोत सिंह सिद्धू ने आज तो खतरनाक वार्निंग दे दी है, ईंट से ईंट बजाने की वार्निंग। अमृतसर में व्यापारियों की सभा थी, बिजनेस की बातें हो रही थी, लेकिन सिद्धू का गुस्सा सातवें आसमान पर था। मैं हाईकमांड ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੂ, मैं अगले साल 20 साल राजनीति दे विच कांग्रेस नूं जाण नहीं दूं। लेकिन जे तुसीं मैनूं निर्णय नहीं लैण दोगे तो फिर मैं इट ना इट भी फेंकूं। कार्यक्रम में आए व्यापारी कारोबारी भी हैरान थे कि चंद मिनटों पहले हंसते मुस्कुराते सिद्धू अचानक से किसकी ईंट से ईंट बजाने लगे और क्यों, किसी के कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी एक खबर पता चली कि नवजोत सिंह सिद्धू ने जिस मलविंदर सिंह माली को अपना सलाहकार बनाया था, उस मलविंदर सिंह माली की छुट्टी हो गई है। हालांकि अपनी शर्मनाक विदाई की बात मलविंदर सिंह माली से खुलकर कही भी नहीं गई। मलविंदर माली ने अपनी फेसबुक पोस्ट पर लिखा कि विनयपूर्वक कहना है कि नवजोत सिंह सिद्धू को सुझाव देने के लिए दी गई अपनी सहमति को मैं वापस लेता हूँ। माली के इस फेसबुक पोस्ट को इस्तीफा मान लिया गया और कांग्रेस के नेताओं ने भी मान लिया कि देश के विरोध में पाकिस्तान परस्त बयानबाजी करने वाले किसी देश विरोधी को कांग्रेस में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस किसी भी ऐसे किसी व्यक्ति का भी बयान हो जो जम्मू कश्मीर को लेकर के या दूसरे जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, संवेदनशील मुद्दे हैं, उन पर कोई ऐसा बयान देता है जिससे देश की संवेदनाओं को चोट पहुंचती है, तो हम उसकी निंदा करें। विचारधारा के लोगों का कांग्रेस पार्टी में कोई काम नहीं है और देश के लोगों ने भी इतना गुस्सा दिखा करके सीधा मैसेज दिया था, तो ऐसे लोगों को भागना ही पड़ना था। और मैं समझता हूं कि जो देश का नहीं है, कहीं का नहीं है, और मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों की जो है वो कांग्रेस पार्टी में कोई जगह नहीं है। आखिरकार भारत के विरोध में पाकिस्तानी बोली बोलने वाले माली को कांग्रेस अध्यक्ष के सलाहकार पद से खदेड़ दिया गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने देश विरोधियों की जमात के खिलाफ जो आवाज उठाई थी, उसका असर हुआ। तब मलविंदर माली ने एक और पोस्ट डाला, लिखा कि मैंने कभी कोई पद मंजूर ही नहीं किया था, न ही किसी पद से इस्तीफा दिया। केवल एडवाइजर के रेजिग्नेशन देने से काम नहीं चलेगा। सिद्धू भी इस पे माफी मांगे और राहुल गांधी जी इस पे जवाब दे कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी के एडवाइजर ऐसे कैसे हैं जो कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानते। मलविंदर माली ने देश विरोध में पाकिस्तानी राग अलाप कर ऐसा पाप किया कि अपना इस्तीफा तक कबूल करने का साहस नहीं कर पाए। लेकिन माली की रवानगी का दर्द शायद सिद्धू में दिखा। निर्णय नहीं लेने दोगे तो फिर मैं इट ना इट भी फेंकूं। हालांकि सिद्धू के बयान से ये साफ नहीं हुआ कि उन्होंने ईंट से ईंट बजाने की बात कांग्रेस पार्टी के लिए की है, कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए की है, या सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व को चुनौती दी है। क्योंकि सिद्धू भले ही पाकिस्तान चले जाएं, बाजवा के गले लगाएं, खालिस्तानियों संग फोटो खिंचाएं, इमरान की तारीफें कराएं, लेकिन कम से कम पंजाब की ईंट से ईंट बजाने का ख्वाब तो सिद्धू नहीं देख सकते। वैसे अकाली दल नेता सुखबीर बादल ने 2 दिन पहले ही ये बात कही थी कि सिद्धू कांग्रेस को तबाह करके जाएंगे। मैं क्या सी
ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜਦੋਂ ਬਣੂਗਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। सुखबीर बादल के अनुमान के मुताबिक अगर सिद्धू के आज के बयान को देखा जाए तो शक तो यही बढ़ता है कि सिद्धू पंजाब में अपनी मर्जी की करेंगे, वरना कांग्रेस पार्टी की ईंट से ईंट बजा देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चले देश हित में अब एक और जरूरी खबर। देश में बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं। आप जानते हैं पूरी तैयारी हो रही है कि छोटे बच्चों के लिए स्कूल खोल दिया जाए, लेकिन इधर कोरोना के बढ़ते आंकड़े तो डरा रहे हैं। जी हाँ, देश में कोरोना के 44,658 नए केस मिले हैं 24 घंटे में। 497 लोगों की जान चली गई है 24 घंटे में। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 44,658 44,658 केसेस 24 घंटे में, और लगभग 497 लोगों की जान गई। केरल से आंकड़े तो और डराने वाले हैं। इनमें से 32,801 मरीज तो सिर्फ केरल से हैं, और 179 लोगों की जान केरल में चली गई। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस के 108 नए केसेस हैं। महाराष्ट्र में 22 जिलों में डेल्टा प्लस के मरीज मिल चुके हैं। मुंबई में एक ही स्कूल से 26 बच्चे पॉजिटिव मिले हैं। मुंबई में एक ही स्कूल से 26 बच्चे पॉजिटिव बच्चों में 4 की उम्र 12 साल से भी कम है। हालांकि दिल्ली में आज सिर्फ 46 कोरोना मरीजों का पता चला, सिर्फ 46 पूरी दिल्ली में 24 घंटे में। और कोविड पर कंट्रोल के इसी हालात में दिल्ली में स्कूल खोलने की तैयारी की जा चुकी है। 1 सितंबर से दिल्ली में 9वीं से 12वीं के स्कूल और उस एज ग्रुप के बच्चों की कोचिंग या उससे बड़े बच्चों की कोचिंग सेंटर्स और साथ साथ सभी कॉलेजेस खोलने के लिए इजाज़त दे दी जाएगी। और सभी कॉलेजेस खोले जा सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ खोली जा सकती हैं, सभी कोचिंग सेंटर्स खोले जा सकते हैं, 9वीं से 12वीं के सभी गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल खोले जा सकते हैं। यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी स्कूल खोला जाएगा, जो भी कॉलेज खोला जाएगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला जाएगा, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत सख्ती से पालन हो। देखिए, हालांकि सरकार का कहना है कि दिल्ली में पहले 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलकर देखे जाएंगे, और फिर जैसा एक्सपीरियंस होगा, जैसा तजुर्बा होगा, उसी के हिसाब से आगे छोटी क्लासेस के स्कूल खोलने पर विचार किया जाएगा। और स्कूल खुल भी जाएंगे तो ऑनलाइन पढ़ाई जो है वो आगे भी इसी तरह से जारी रहेगी, क्योंकि ये फैसला बहुत जोखिम भरा हो सकता है। मुंबई में खासकर जहां 26 बच्चे पॉजिटिव हो गए स्कूल में। दिल्ली में स्कूल खोलने का फैसला लिया गया क्योंकि यहां कोरोना कंट्रोल में है। दिल्ली की अगर बात की जाए, देश के दूसरे हिस्सों में भी कोरोना पर कंट्रोल है और वैक्सीनेशन भी पूरी रफ्तार के साथ हो रहा है। इसी उम्मीद में देश के तमाम राज्यों में बड़े बच्चों के लिए स्कूल खुल चुके हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में 6ठी से 12वीं तक के स्कूल खुले हैं। वैसे उत्तराखंड में और कर्नाटक में भी 6th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक के स्कूल खुले हैं। हरियाणा में 9th से 12th स्टैंडर्ड के स्कूल जो हैं वो बच्चे जा रहे हैं, वहां पर खुले हुए हैं। जबकि बिहार में 1ली से 12वीं, मध्य प्रदेश में 5th से 12th स्टैंडर्ड, गुजरात में 11th और 12th स्टैंडर्ड, पंजाब में 1st से यानी कि पहली क्लास से 12वीं, और ओडिशा में 10th से 12th स्टैंडर्ड के स्कूल खोल दिए गए हैं। और इसी को लेकर अब दिल्ली के जो डिप्टी सीएम हैं और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने आज स्कूल खोलने के फैसले का ऐलान भी एक तरीके से कर दिया गया है। लेकिन देश हित में अब एक रोचक और बड़े काम की खबर आपको बताते हैं। आप शॉपिंग करने जाते हैं तो अक्सर कपड़े, फुटवेयर जैसी चीज़ों की फिटिंग को लेकर आप हो सकता है संभवतः परेशान रहते हो, लेकिन इनके साइज जो हैं वो विदेशी मानकों पर होते हैं। अब पहली बार भारत के कपड़ा मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला किया है और भारतीयों की शारीरिक संरचना के हिसाब से साइज निर्धारित किए जा रहे हैं। इसके लिए देश को 6 हिस्सों में बांटकर भारतीयों के शरीर की 120 मानकों पर माप ली जा रही है और डेटा जमा किया जा रहा है। शॉपिंग पर जाएं तो यूएस साइज अलग, यूके साइज अलग, मीडियम ले या लार्ज, एक्सेल फिट आएगा या डबल एक्सेल, पटरियों से लेकर ब्रांडेड शोरूम्स तक साइजिंग का संकट सब झेलते हैं। लेकिन अब इस मुसीबत से छुटकारा दिलाने के लिए केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने इंडियन साइज तैयार करने की शुरुआत कर दी है। इसमें 3D स्कैनर पर कद काठी का हिसाब किताब किया जा रहा है। कंप्यूटर और स्कैनर के जरिए 120 अलग अलग पैमानों पर शरीर के नाप दर्ज किए जा रहे हैं। पैर के नाखून से लेकर सिर तक स्कैनिंग चल रही है।
ताकि इंडियन साइज के डेटा जमा किए जा सके। तो भारतीयों का अब अपना साइज पैटर्न होगा और बाकायदा एक साइज चार्ट होगा जिसे इंडिया साइज कहा जाएगा। लेकिन ये होगा कैसे, उसके पीछे का जो बैकग्राउंड वर्क है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि इस तरह से मेजरमेंट्स लेने की शुरुआत हो चुकी है, यानी कि नाप लेने की शुरुआत हो चुकी है। कुछ इस तरह से अलग अलग लोगों के अलग अलग उम्र के हिसाब से नाप लिए जाएंगे और जब ये पूरा रिसर्च तैयार हो जाएगा तब जाकर ये तय होगा कि असल में भारतीयों का साइज है क्या। और रत्नोपुर ये बताइए कि इससे फ़ायदा क्या होगा। इससे हम लोग बॉडी का साइज एक्सट्रैक्ट करेंगे और वो जितना डेटा 25,000 लोगों का आएगा उससे हम एक स्टैंडर्डाइज्ड बॉडी साइज चार्ट बनाएंगे, जिससे जो गारमेंट हमें मिलेंगे वो हमारी बॉडी साइज के अकॉर्डिंगली होंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी और कपड़ा मंत्रालय ने 2019 में ही इसकी शुरुआत की थी, जो बीच में रुक गई थी। लेकिन दिल्ली में फिर से ये सर्वे शुरू हो चुका है। इसमें देश भर के पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, मध्य और उत्तर पूर्व के 6 अलग अलग क्षेत्रों में लोगों का नाप लेकर सही साइज तय करने के डेटा जमा किए जाएंगे। हमने देखा कि नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं उनका थोड़ा डिफरेंट है, साउथ इंडिया में थोड़ा डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर है, इसीलिए 6 अलग अलग शहर लिए गए हैं। तो एक बार जब ये 3 जगहों पे आ जाएगा उसकी एनालिसिस शुरू होगी, उसके बेसिस पर फर्स्ट चार्ट आ जाएगा मेरे ख्याल से नेक्स्ट ईयर अप्रैल मई तक। एंड द एंटायर मेजरमेंट विल बी ओवर बाय मार्च अगस्त नेक्स्ट ईयर, और अगले साल दिसंबर तक हमारा फाइनल जो इंडियन चार्ट है जिसके लिए हम वेट कर रहे हैं इतने दिनों से, वो आ जाएगा। नमस्कार, देश हित में अब आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं। तो टैंकों की दुनिया में हमारी रिपोर्ट में आपने देखा हुई है एक नए टैंक की एंट्री, और ये है रूस का स्प्रूट टैंक। इस टैंक की खासियत ये है कि पैराशूट के जरिए आसमान से कहीं भी उतर सकता है। हमारी रिपोर्ट में आपने देखा कैसे ये पानी में तैरते हुए भी फायर। बड़ी बात यह है कि इस टैंक को भारतीय सेना भी खरीदना चाहती है, और अगर बात बन गई तो आने वाले समय में लद्दाख में पैराशूट वाला टैंक आपको दिख सकता है। आपने देखा भी होगा भारत और चीन के बीच तनाव के दौरान लद्दाख में बड़ी तादाद में आर्मर्ड यानी टैंकों की तैनाती की गई थी। लद्दाख के खुले और चौड़े मैदान टैंकों की लड़ाई के लिए आदर्श जगह माने जाते हैं। भारतीय सेना इस जगह पर टैंकों की अहमियत को समझती है और इसीलिए उसने 2015 से ही यहाँ T-72 टैंकों की तैनाती शुरू भी कर दी। पिछले साल मई 2020 के बाद लद्दाख में भारतीय सेना के सबसे आधुनिक टैंक T-90 की तैनाती की गई। सितंबर 2020 में याद कीजिए भारतीय सेना ने रिजांगला, रिचिनला और मुखपरी पहाड़ियों पर 15,000 से 17,000 फीट की ऊंचाई पर अपने टैंकों की तैनाती कर दी थी, जिसने चीन को बातचीत की टेबल पर आने के लिए मजबूर कर दिया। इसी साल फरवरी 2021 में चीन के साथ समझौते के बाद ही इन टैंकों को पीछे हटाया गया था। लद्दाख के मैदानों में जब भारत का T-90 भीष्म टैंक चीन के खिलाफ तैनात हुआ था तो हर भारतीय को भरोसा हो गया था कि अब चीन की सेना बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। जरा सोचिए, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जब चीन की सेना यानी PLA के खिलाफ इस स्प्रूट टैंक की तैनाती होगी तब क्या होगा। मई 2020 से लद्दाख में भारतीय सेना चीनी सेना के आमने सामने है। चीनी सेना ने लद्दाख के दूसरी तरफ अपनी 2 मोटराइज्ड डिवीजन यानी टैंक्स तैनात किए हैं। जवाब में भारतीय सेना ने भी अपने टैंकों को लद्दाख में उतारा है, लेकिन लद्दाख में जरूरत हल्के टैंकों की है, इसलिए भारतीय सेना हल्के टैंकों की तलाश में है। 350 हल्के टैंक्स जिनका वजन 25 टन से कम होगा भारतीय सेना खरीदना चाहती है। ये स्प्रूट टैंक है, इसका वजन 18 टन के आसपास है। टैंकों के महायुद्ध में रूस का ये टैंक भारत को अजेय बना सकता है, क्योंकि इसमें बात ही कुछ ऐसी है। आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में लड़ने के लिए 45 से 50 टन वजनी T-72 या T-90 टैंक कई तरह की कठिनाइयों का सामना करते हैं। इन्हें संकरे पहाड़ी रास्तों से होकर ले जाना मुश्किल होता है। पहाड़ी इलाकों में नदियों और नालों पर बने पुल अक्सर इतना भारी वजन उठाने के लिए नहीं बने होते, लेकिन 18 टन वजन वाले स्प्रूट टैंक के लिए इन मुश्किल रास्तों से गुजरना बेहद आसान है। What is the weight of this tank?
Каков вес этой машины? Вес этой машины 18 тонн. И при установке дополнительного бронирования 21 тонна. The weight of this tank is 18 tons. In case add-on armor is installed, it will be 21 tons. स्प्रूट टैंक की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे इसके क्रू समेत पैराशूट से उतारा जा सकता है। इसे ऐसे समझिए कि अगर लद्दाख में तुरंत युद्ध जैसे हालात बन जाएं और भारत को टैंक तैनात करना पड़े तो वो विमान के जरिए स्प्रूट टैंक को सीधे उस इलाके में भेज सकता है और फिर पैराशूट से तय जगह पर उतारा जा सकता है। This tank can be paradropped. Это авиадесантируемый танк. Да, этот танк может быть сброшен с самолетов военно-транспортной авиации, причем с экипажем внутри машины. Yes, this tank is airdroppable from there, military transport aircraft here, moreover, with the crew sitting inside. दूसरी बड़ी बात यह है कि यह टैंक न सिर्फ नदियों को पार कर सकता है बल्कि तैरते हुए भी दुश्मनों पर गोले बरसा सकता है। भारतीय सेना खासतौर पर लद्दाख जैसे इलाकों में लड़ाई के लिए हल्के टैंकों की तलाश कर रही है और उसने 25 टन से कम वजनी 350 टैंकों के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया है। भारत खासतौर पर रूस के स्प्रूट टैंक में दिलचस्पी दिखा रहा है जो अपने परीक्षण के आखिरी दौर में है। 2020 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के रूस दौरे में ये सहमति बनी थी कि टैंक के ट्रायल्स के दौरान भारतीय प्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे। भारतीय सेना के साथ इस टैंक को लेकर बातचीत चल रही है। स्प्रूट टैंक दुनिया के सबसे हल्के टैंकों में आता है। वजन इसका 18 टन है और अगर इसमें अतिरिक्त आर्मर लग जाता है, अतिरिक्त सुरक्षा लग जाती है, तब भी इसका वजन केवल 22 टन होता है। हल्का होने के बावजूद स्प्रूट टैंक की मारक क्षमता काफी ज्यादा है। इसमें 125 mm की गन लगी हुई है जिसे रिमोट कंट्रोल के जरिए ऑपरेट किया जा सकता है। इसके अलावा इस टैंक में 7.62 mm की मशीन गन और 7.62 mm की कोएक्सियल मशीन गन भी लगी है। पानी और जमीन पर चलने वाला ये टैंक 7 किलोमीटर दूर तक सटीक निशाना साध सकता है। हिमालय में हल्के टैंकों ने हमेशा लड़ाई का रुख बदला है। 1947-48 में पहले भारत पाकिस्तान की लड़ाई में जोजिला दर्रे पर स्टुअर्ट हल्के टैंकों को ले जाया गया था जिसने लड़ाई का रुख बदला था। 1962 में लद्दाख में चुशूल की तरफ बढ़ती हुई चीनी सेना को रोकने के लिए 4 हल्के MX टैंक ले जाए गए थे जिन्होंने चीनी सेना को वहीं रोक दिया था। हल्के टैंक पहाड़ों की लड़ाई में सबसे कारगर होते हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, मॉस्को। एक और चैलेंज के बारे में, एक और चुनौती के बारे में आपको बताते हैं। पाकिस्तान की तरफ से लगातार ड्रोन के जरिए सीमा का उल्लंघन किया जा रहा है। छोटे छोटे ड्रोन को सीमा से पंजाब, जम्मू या फिर राजस्थान की सीमा के अंदर भेजकर उनसे स्मगलिंग या हथियारों की सप्लाई की जा रही है। हाल ही में जम्मू के एयरबेस पर हुए ड्रोन हमले के बाद ये खतरा और भी ज्यादा गंभीर हुआ है। सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए अंधेरी रात में, खराब मौसम में किसी छोटे से ड्रोन को आसमान में ढूंढ पाना, उसे स्पॉट कर पाना आसान नहीं होता। अभी तक भारतीय सुरक्षा बल केवल दूरबीनों के सहारे ड्रोन की तलाश कर रहे हैं और उन्हें फायरिंग करके गिरा रहे हैं। लेकिन रूस में तैयार एक एंटी ड्रोन सिस्टम इन सारी चुनौतियों का आसान समाधान हो सकता है और इसका नाम है रेपेलेंट पेट्रोल। इस सिस्टम को एक गाड़ी में लगाकर कहीं भी गश्त के लिए ले जाया जा सकता है और एक सिस्टम 25 किलोमीटर के दायरे में किसी भी ड्रोन को आने नहीं देगा। ये घूमता हुआ ऑब्जेक्ट ड्रोन का सबसे बड़ा दुश्मन है। दुनिया का कोई भी ड्रोन इसकी नजरों से और इसके निशाने से बच नहीं सकता। रूस में तैयार इस अत्याधुनिक एंटी ड्रोन सिस्टम के बारे में कहा जाता है कि पहले ये दुश्मनों के ड्रोन को ट्रैक करता है, उसके बाद उस ड्रोन को कंफ्यूज कर देता है, और फिर दुश्मन के ड्रोन को
तबाह कर देता है। पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन की हरकतें लगातार बढ़ रही हैं। जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में अक्सर पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन भारतीय सीमा में आते हैं। ये जासूसी करते हैं, निगरानी करते हैं, हथियार और गोला बारूद भी सप्लाई करते हैं और पहला ड्रोन अटैक भी हो चुका है एक एयरबेस पर। ये शायद ऐसी ड्रोन की हरकतों का जवाब है। नाम है रेपेलेंट पेट्रोल। ये कुछ अलग ढंग से काम करता है। जम्मू एयरबेस पर हुए ड्रोन हमले के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती ड्रोन अटैक से निपटने की है, क्योंकि सीमा पार से लगातार ड्रोन वाली घुसपैठ जारी है और ये बड़ा खतरा है। अब तक भारतीय सुरक्षा बल केवल दूरबीनों के सहारे ड्रोन की तलाश कर रहे हैं और उन्हें फायरिंग करके गिरा रहे हैं, लेकिन रूस में तैयार एंटी ड्रोन सिस्टम इन सारी चुनौतियों का आसान समाधान हो सकता है। ये गाड़ी पर है, यानी इसको लगातार पेट्रोलिंग करते हुए इधर से उधर ले जाया जा सकता है। इसमें इसकी रेंज 25 किलोमीटर तक है, यानी वो 25 किलोमीटर तक किसी भी छोटे ड्रोन को जो आ रहा है उसको ट्रैक करता है, उसकी जगह तलाशता है और उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करता है जो उस ड्रोन का कम्युनिकेशन और कंट्रोल सिस्टम ख़त्म कर देते हैं। यानी ड्रोन उसके बाद दिग्भ्रमित हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है कि उसको कहाँ जाना है और क्या काम करना है। इसके अलावा उस ड्रोन का कंट्रोल इस रेपेलेंट पेट्रोल के हाथ में आ जाता है। उसके बाद उस ड्रोन का मिशन तो ख़त्म हो ही गया, साथ में उस ड्रोन को भी या तो उस ऊंचाई से ज़मीन पर नीचे गिराकर ये तबाह कर सकता है या उसका कंट्रोल ख़त्म करके उसको आसानी से लैंड करा सकता है। यानी ड्रोन्स को बेकार करके उनको अपने पास लाने का काम ये सिस्टम करता है। यानी जम्मू एयरबेस पर हुए ड्रोन अटैक से ठीक पहले अगर वहां रूस का एंटी ड्रोन सिस्टम होता तो क्या होता? 25 किलोमीटर दूर से ही उस ड्रोन को ट्रैक कर लिया जाता, उसके बाद उसके तकनीकी दिमाग के साथ खेलता, उसे कंफ्यूज करता और फिर ड्रोन का कंट्रोल अपने आप इस एंटी ड्रोन सिस्टम के पास आ जाता और उसके बाद इसकी मर्जी होती, ये चाहे तो उसे आसमान में ही मार गिराए या फिर अपने हिसाब से अपनी पसंद की जगह पर ड्रोन को लैंड कराए। ये सिस्टम अभी जो भारतीय सेना या भारतीय सुरक्षा बल जो जिस तरह से ड्रोन से निपट रहे हैं उनसे बिल्कुल अगले जनरेशन की कार्रवाई है। इसमें कोई किसी भी सैनिक को ड्रोन की तलाश में आसमान को नहीं छानना पड़ेगा और ना ही उस पर मशीन गनों से गोलियां चलाकर उसे गिराना पड़ेगा, बल्कि ये सिस्टम 25 किलोमीटर की रेंज में उड़ रहे हर ड्रोन को ट्रैक करेगा, उसको बेकार करेगा और उसके बाद उस ड्रोन को तबाह कर देगा। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, मॉस्को। हमारी अगली खबर मॉस्को से ही है, मिलिट्री से जुड़ी है, लेकिन इस खबर में हथियारों की नहीं, म्यूजिक की बात है। ये वीडियो मॉस्को में स्पास्काया फेस्टिवल का है, जहां दुनिया के अलग अलग देशों से आए मिलिट्री बैंड्स ने परफॉर्म किया। महामारी के खतरे के बीच गुरुवार को इस इंटरनेशनल म्यूजिकल फेस्टिवल की शुरुआत हुई। साल 2007 से इस फेस्टिवल का आयोजन किया जाता रहा है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.